हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बुक 2 के अंदर हमें पढ़ना है कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी जर्नी को तय किया। हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया जब से आजाद हुआ और अब तक इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स चलती आ रही है, तो उसी के बारे में हमें इस कंप्लीट बुक के अंदर पढ़ना है। और इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां, यानी कि एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए किस तरीके की चुनौतियां जो है हमारे देश के सामने यानी कि इंडिया के सामने आई। हमें पता है कि हमारा देश गुलाम था 200 सालों तक ब्रिटिशर्स का। जो ब्रिटिश थी, जो हमारे अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे ऊपर राज कर रखा था और 200 साल तक उनका वो राज बना रहा था। और 14-15 अगस्त 1947 को हम बोल सकते हैं कि हमें पता है कि भारत कब आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और यहाँ पे 14-15 अगस्त इसलिए लिखा है क्योंकि जब आजाद हुआ था तो दो देश आजाद हुए थे, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था, जो हमारा पहले वाला हिंदुस्तान था 1947 से पहले, वो दो भागों के अंदर बट गया था, एक भारत के अंदर और एक पाकिस्तान के अंदर। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसी वजह से बोला है 14-15 अगस्त। 14 तारीख को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 तारीख को इंडिया आजाद हुआ था। तो इसलिए बोला है 14-15 अगस्त 1947 मिडनाइट, एट द आवर ऑफ मिडनाइट, यानी कि जो हमारी मिडनाइट थी, आधी रात्रि, यानी कि 12 बजे जो था हमारा जो देश था वो आजाद हुआ। और उस आजादी के बाद क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे देश के पहले या प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का एक स्पेशल स्तर बुलाया। और उसके अंदर हमारा क्या हुआ, उन्होंने एक स्पीच दी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ठीक है, किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। डेस्टिनी का क्या मतलब होता है हमारा? ट्रिस्ट का मतलब होता है मुलाकात और डेस्टिनी का मतलब होता है आने वाला समय। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का मतलब ये बताया था कि जो हमारा आने वाला समय था, यानी कि जो हम इतने सालों से सोच रहे थे कि एक समय पर आके या आगे चल के हमारा भारत देश आजाद होगा, वो घड़ी, वो खुशी की घड़ी आ गई है और हमारी उस खुशी की घड़ी से मुलाकात हो गई है। तो इसलिए उन्होंने बोला था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया को आजाद कराने के लिए बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारी आवाजें जो थी, वो इंडिया की जो आजादी का स्ट्रगल था उसके अंदर इन्वॉल्व थी। लेकिन कुछ ना कुछ एवरीवन एग्रीड अपॉन टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर सभी की सहमति हुई। ऐसी दो गोल्स थे, दो ऑब्जेक्टिव्स थे, दो ऐसी चीजें थी जो सभी लोग चाहते थे कि हाँ ऐसा हो। पहला था कि एक तो आजादी के बाद इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र आनी चाहिए और जो भारत है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट था ये था कि सभी चाहते थे, सभी लोग ये चाहते थे कि जो डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर वो पूरी एंटायर सोसाइटी का हो, पूरी सोसाइटी का हो। ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करे, सभी पिछड़े हुए ग्रुप के लिए काम करे। और मतलब उनका कहना था कि गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, यानी कि सरकार को सभी सोसाइटी के सभी लोगों के लिए कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ इस ग्रुप के लिए कार्य करेगी या इस ग्रुप के लिए कार्य करेगी। सभी लोगों को, पूरी सोसाइटी को उससे सरकार के जो कार्य थे, जो सरकार की नीतियां थी, उनसे फायदा होना चाहिए। तो ये दो चीजें थी कि एक तो लोकतंत्र स्टैब्लिश करना है और जो दूसरा था कि पूरी एंटायर सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरी सोसाइटी का, पूरे समाज का विकास होना चाहिए। तो ये जो दो गोल्स थे उस पे सबने एग्री किया था। अगर अब हम इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया आजाद हुआ था 1947 के अंदर। और जो इंडिया जब उस सिचुएशन के अंदर, हम बोल सकते हैं जब इंडिया का जन्म हुआ 1947 के अंदर, तो वैसी सिचुएशन जैसी इंडिया की थी, इतनी बदतर सिचुएशन या इतनी खराब सिचुएशन किसी और कंट्री की कभी नहीं रही थी। यानी कि इंडिया पहला ऐसा देश था जो इतनी बुरी सिचुएशन के अंदर जिसका जन्म हुआ था। बुरी सिचुएशन क्यों थी? क्योंकि आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जिससे इंडिया को डील करना था, इंडिया को उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना था। जैसे कि जो हमारा इंडिपेंडेंस है, जो हमारी फ्रीडम है, वो किसके साथ आई थी? पार्टीशन के
साथ। हम आजाद तो हो गए थे लेकिन हमारे देश का विभाजन हो गया था। और जो हम बोल सकते हैं कि जो ईयर 1947 था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्यों था? डिफिकल्ट का रीजन ये था कि उस समय क्या हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ था। यानी कि पार्टीशन की वजह से, विभाजन की वजह से पूरे देश के अंदर दंगे चल रहे थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी जिसमें जन हानि और साथ में हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हानि भी हो रही थी। और साथ में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, यानी कि भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से भी बहुत लोग भारत के अंदर आ रहे थे। तो एक वो डिस्प्लेसमेंट की भी प्रॉब्लम थी। तो हम बोल सकते हैं दैट इंडिया वाज बोर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। Perhaps no other country was born in a situation more difficult than that of the India। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ओवरव्यू दे रखा है। लेकिन जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स भारत के सामने आ रही थी उसके बावजूद भी जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे देश के नेता थे, उनका ध्यान बिल्कुल भी, मतलब उनका ध्यान उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनका ध्यान इन दो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर से हट गया कि एक तो लोकतंत्र स्टैब्लिश करना है और एक एंटायर सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है। उनका ध्यान इनके ऊपर भी इतना ही था जितना बाकी प्रॉब्लम्स के ऊपर था। यानी कि जो हमारे भारत के लीडर्स थे वो ऐसा नहीं था कि भाई विभाजन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है, दंगे फसाद हो रहे हैं तो इसलिए हम लोकतंत्र को अभी साइड में रखते हैं, अभी पहले इस समस्या को सुलझाते हैं। नहीं, हमारे लीडर्स ने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट, हम बोल सकते हैं, एक मेथड अपनाया जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था उनके लिए उस रास्ते पर चलना। उन्होंने वो वाला रास्ता चुना जो कि था, जिस पर चलना मुश्किल था, लेकिन हमें आज पता है कि वो कामयाब हुए। तो क्या कौन कौन से, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम बोल सकते हैं मेनली 3 चैलेंजेस हमारे सामने आए। कौन कौन से 3 चैलेंजेस थे? सबसे पहला था टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, दूसरा था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, तीसरा था वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, यानी कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो कि एकता के सूत्र में बंधा हुआ हो, यानी कि to shape a nation that was united and yet accommodative of all the diversity that exists in our society। कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो एकता के सूत्र में भी बंधा हुआ हो और साथ में जो हमारे पूरे देश के अंदर सो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, वो भी हमारे देश के अंदर झलके। यानी कि हमारी जो कंट्री है उसकी जो डाइवर्सिटी है वो भी यूं की यूं रहे, लेकिन साथ में जो पूरा देश है वो एक एकता के सूत्र में भी बंधा हुआ हो। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी, यानी कि उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, एक महाद्वीप के जितना उसका साइज है, और इसीलिए उसको सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। और जो उसके साथ कॉन्टिनेंटल डाइवर्सिटी भी है, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं जो पूरे एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। लेकिन फिर भी जो हमारे देश के लीडर थे वो ये चाहते थे कि जो हमारी ये डाइवर्सिटी है ये हमारी कमजोरी ना बने, जो विभिन्नता है हमारी कमजोरी ना बने और हमारी एक स्ट्रेंथ बने, हमें सपोर्ट करे। लोगों का मानना ये था कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, एक जो कंट्री है इंडिया जैसी वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, उसके टुकड़े होने निश्चित हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हमारा विभाजन, पार्टीशन। लेकिन फिर भी जो हमारे देश के लीडर थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा पूरा देश एकता के सूत्र में बंध गया और जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारी विभिन्नताएं हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ बनी। तो ये था हमारा टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। दूसरा था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब सबसे बड़ा जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करना। हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार देता है, और साथ में हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू वोट भी दे रखा है, मत देने का अधिकार भी हम लोगों के पास है। और हमें ये भी पता है कि भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे। लेकिन हम बोल सकते हैं कि मतलब हमारे पास है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जो लोकतांत्रिक संविधान है। और एक लोकतांत्रिक संविधान जो है वो क्या इंश्योर करता है, हमें क्या प्रोवाइड करता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन होगा, हम बोल
सकते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन होगा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधिकार दे रखे हैं या हमें राइट टू वोट है या हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना लिया, उससे हम ये नहीं बोल सकते कि हमने डेमोक्रेसी को अपना लिया, क्योंकि एक लोकतांत्रिक जो संविधान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सिर्फ वो ही हमें नहीं चाहिए होता है, बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होती हैं उसके एडिशन में जो हमें जरूरी होती है एक लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं दैट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोकतांत्रिक संविधान है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ वो ही महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, ऐसा सत्य नहीं है, ऐसा सच नहीं है। और सच क्या है कि चैलेंज क्या था उनके सामने? चैलेंज ये था कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को लागू किया जाए। प्रैक्टिसेस यानी कि जो चीजें हम करते हैं, यानी कि पूरे देश के अंदर सभी चीजें लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक तरीके में, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जिस तरीके से होती है, देश के अंदर छोटे से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक लोकतांत्रिक तरीके से करनी चाहिए। तो वही था कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। फिर हमारा आता है वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी, की पूरी सोसाइटी का वेल बीइंग करना, पूरी सोसाइटी का फायदा करना। यानी कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखो दे रखा है इक्वालिटी दे रखा है, समानता का अधिकार, और साथ में स्पेशल प्रोटेक्शन भी दे रखा है कुछ वर्गों के लिए जो थोड़े पिछड़े हुए वर्ग है, जो सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए प्रोविजंस दे रखे हैं कि हम स्पेशल प्रोटेक्शन से उनकी रक्षा करेंगे और उनको और ज्यादा हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक आयोग जो था वो दे रखे हैं। उसमें भी हमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो कि एक सरकार को, एक स्टेट को, एक जो हमारा राज्य है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें बताया गया है कि पूरी सोसाइटी का हमें वेलबींग करना है, यानी कि सभी लोग, चाहे कोई चाहे उच्च जाति का हो, चाहे कोई निम्न जाति का हो, उसका हमें एक जैसी उनको सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। इनफैक्ट जो ग्रुप थोड़े पिछड़े हुए हैं, यानी कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो ग्रुप थोड़े पिछड़े हुए हैं, उनकी हमें स्पेशल प्रोटेक्शन भी करनी है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू हिट द बेल आइकन, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड थैंक यू।